स्वभाव से सीधे साधे डॉक्टर गिरीश चंद्र तिवारी तकनीकी यूनिवर्सिटी के निदेशक थे। वो बड़े कर्मठ और मेहनती थे। अपने काम पर उनकी बड़ी अच्छी पकड़ थी। वे महीने 2 महीने में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग में भाग लेने के लिए अन्य शहरों और विदेश में भी जाते रहते। 21वीं सदी के नए माहौल में भी उनके जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व था। ये संस्कार उन्हें अपने माँ बाबूजी से मिले थे। उनके बाबूजी ने अपना अंतिम समय अपने बेटे गिरीश के साथ ही गुजारा था। वे काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे और अब पूजा पाठ नहीं कर पाते थे। ऐसे समय में गिरीश ही बाबूजी के अपने पास बिठाकर उनकी जगह खुद सारे कर्मकांड संपन्न करते। बाबूजी को अपने बेटे को देखकर बहुत संतोष था। बाबूजी के इस दुनिया से जाने के बाद भी उन्होंने वो दिनचर्या नहीं छोड़ी। सुबह 4 बजे उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूजा पाठ करना, उसके बाद तुलसी को जल चढ़ाना और 1 घंटा भागवत गीता का पाठ करना उनकी दिनचर्या में शामिल था। इसके अलावा उन्हें पोथी पाशनी भी आती थी। उनके पिताजी पुरोहित का काम करते थे। गिरीश बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थे। उनके माँ बाबूजी भी चाहते थे कि उनका बेटा यह आकाश वृत्ति छोड़कर कोई अच्छा सा व्यवसाय अपना ले। पुरोहित गिरी ने उन्हें कोई भविष्य नज़र नहीं आ रही थी। कभी विवाह मुहूर्त की अधिकता कारण अच्छी कमाई हो जाती तो कभी महीनों तक कोई पूछता भी नहीं था। अपनी मेहनत और लगन के कारण गिरीश चंद्र इंजीनियरिंग करने के बाद एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हो गए थे। अपनी काबिलियत की बदौलत आज निदेशक के पद तक पहुंच गए। उनकी हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत भाषा और अपनी पहाड़ी बोली पर बहुत अच्छी पकड़ थी। इन सब के बावजूद बाबूजी से बचपन में सीखे गए सभी कर्मकांड उन्हें आज भी कंठस्थ थे और वे उनके दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बन गए थे। उनके माथे पर सदा चंदन का टीका सुशोभित रहता। इसी वजह से हर कोई उन्हें पंडित जी के नाम से पुकारता था। उन्हें भी यह नाम बहुत अच्छा लगता। पूर्वजों की अपनी थाती को उन्होंने अपने नाम के साथ जोड़ लिया था। कर्म से ना सही, नाम से वो आज भी अपने को पंडित ही समझते। वे हमेशा पूजा पाठ के बाद चंदन का तिलक लगाना ना भूलते थे। पंडित जी को लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं आता था। वे ज़माने के हिसाब से बड़ी बड़ी बातें बनाने में यकीन नहीं रखते। अपने काम से काम रखना और उसकी पूरी जानकारी रखना, यही उनकी आदत में शामिल था। अपने काम में वे कोई कसर न रखते। बाकी सारा समय उनका प्रभु सेवा में ही व्यतीत होता था। वे जानते थे आने वाली पीढ़ी से इन सब की उम्मीद नहीं की जा सकती। उनके बेटे वेदांत को बचपन से ही ये सब पसंद न था। उन्होंने बहुत कोशिश की पर बेटे को अपनी राह पर ना ला सके। उन्हें इस बात का मलाल था कि उनके बच्चे उनके अनुसार नहीं चलते थे। उनके बेटे वेदांत ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली थी और एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर बन गया था। बेटी दिशा को डॉक्टरी व इंजीनियरिंग में कोई रुचि ना थी। वो भी पढ़ने में बहुत होशियार थी और आगे चलकर प्रोफेसर बनना चाहती थी। वो यूनिवर्सिटी से भौतिकी में एमएससी कर रही थी। पंडित जी को एक बात का बड़ा संतोष था कि उनकी पत्नी रीमा उन्हीं की तरह संस्कारवान थी। पति के लिए सुबह से लेकर शाम तक पूजा पाठ की सारी व्यवस्था करते हुए वो भी इन कार्यों में पारंपरागत हो गई थी। वो पति के उठने से पहले पूजा के लिए फूलों की थाली सजा देती और
पूजा का कमरा खुद साफ करती थीं। पंडित जी को यह पसंद नहीं था कि उनकी पत्नी के अलावा कोई उनके पूजा घर में प्रवेश करे। रीमा इस बात को ध्यान में रखती और उनके अधिकांश कार्य खुद करती थीं। पंडित जी ने अपने दैनिक दिनचर्या का एक वीडियो बना लिया था। जब कभी वे सरकारी काम से घर से दूर देश विदेश में रहते तो इसी से अपने दिन की शुरुआत करते। कैसे भी परिस्थिति रही हो, उन्होंने कभी शाकाहार के अलावा किसी चीज़ को हाथ तक नहीं लगाया। वे कई दिन तक केवल फलाहार करके भी रह जाते। उनके घर पर सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद थी, लेकिन वहाँ का माहौल आज भी पुराने दिनों की याद दिला देता। सुबह नित्य कर्म के लिए जाते समय कान में जनेऊ लपेटना वे कभी न भूलते। अक्सर बच्चे उनको ऐसा करते देखकर हंसते और मम्मी से कहते, क्या मम्मी, पापा आज भी पुराने ज़माने की तरह वॉशरूम जाते हैं? वहाँ पर सब आधुनिक सुविधाएं हैं, फिर वे इस तरह कान पर जनेऊ क्यों लपेट लेते हैं? तुम्हें इससे क्या परेशानी है? वे अपने बच्चों को तो ऐसा करने के लिए नहीं कहते। उनके अपने संस्कार हैं, वे जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। तो फिर वे हमें सुबह जल्दी उठने और पूजा पाठ करने के लिए क्यों कहते हैं? जल्दी उठना कोई बुरी बात तो नहीं है ना बेटे। सभी ज्ञानी और महान लोगों का यही कहना है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। मम्मी, क्या आप भी उनकी तरह उपदेश देने लगीं? बात की शुरुआत तुमने की थी, मैंने नहीं। पापा अपनी ज़िंदगी जैसा जीना चाहते हैं, जीने दो। इससे तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं होता, मम्मी ने कहा। तो दिशा बुरा सा मुंह बनाकर चली गई। पंडित जी ने कभी भी अपने बच्चों के लिए सुविधाएं जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हर नई तकनीकी का सामान सबसे पहले उनके घर आ जाता था। पत्नी की इच्छाओं का भी वे बहुत ध्यान रखते। उनकी मदद के लिए घर पर 3 काम वाले तैनात थे। बस एक पंडित जी ही थे जो नए ज़माने के अनुसार अपने आप को किसी तरीके से ढाल नहीं पाए थे। तकनीकी के जानकार खुद इसके प्रयोग से दूर रहते। सही बात तो यह थी कि वे ऐसा करना भी नहीं चाहते थे। अपनी दिनचर्या से वे बहुत संतुष्ट थे। वेदांत दिल्ली में नौकरी कर रहा था। जब भी मौका मिलता वो घर आ जाता। पंडित जी बेटे से बड़े प्यार से पूछते, बेटा तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है पापा। काम मन लगाकर करना चाहिए। ड्यूटी में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आप ठीक कहते हैं पापा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे आप या किसी और को कोई परेशानी हो। मैं तुमसे बस इतना ही चाहता हूँ बेटा। ईश्वर का दिया हमारे पास सब कुछ है। जी पापा। वेदांत पापा के सामने उन्हीं की तरह सीधे और सरल जवाब दे देता। वो उनसे किसी प्रकार की बहस में नहीं उलझकर उपदेश नहीं सुनना चाहता था। अपने दोस्तों के साथ वह खूब मौज मस्ती करता। पंडित जी सब कुछ जानते हुए भी उससे कभी कुछ नहीं कहते थे। हाँ, बेटी को लेकर वे थोड़ा चिंतित रहते थे। वे हमेशा रीमा को कहते, अपनी बेटी को भी कुछ संस्कार दिया करो। नए ज़माने के बच्चे हैं, मेरी बात सुनते ही नहीं। रीमा, तुम्हारा ज़माना भी इतना पुराना नहीं था। तुमने भी तो अपने को मेरे अनुसार ढाल लिया है। कोशिश तो बहुत करती हूँ, लेकिन वो कुछ सुनने को राज़ी नहीं होती है। प्यार से समझाओ लड़कियों को। मम्मी की बात जल्दी समझ में आती है, तभी मैं उसे कुछ नहीं कहता। कम से कम लड़कियों में लड़कियों जैसे लक्षण तो ज़रूर होने चाहिए। आप ठीक कहते हैं, मैं फिर कोशिश करती हूँ।
पंडित जी सुबह घर से पौष्टिक नाश्ता करके अपने इंस्टीट्यूट चले जाते हैं। दोपहर का खाना वे नहीं खाते थे, बस फल खाकर गुजारा कर लेते। दोपहर में रीमा और दिशा एक साथ लंच करते। आज दिशा कॉलेज से आई तो लंच करते हुए रीमा ने बात छेड़ी, दिशा तुम सुबह बहुत देर से उठती हो, थोड़ा जल्दी उठ जाया करो, तुम्हारे पापा को ये अच्छा नहीं लगता। मम्मी, पापा की बहुत सारी चीज़ें हमें भी तो अच्छी नहीं लगती। हम जब दूसरों के पापा को देखते हैं तो हमें भी अपने पापा को देखकर बहुत परेशानी होती है। ऐसी क्या कमी है उनमें? एक हो तो बताऊं, मेरी सारी दोस्त अपने पापा के साथ कितना घुल मिल कर रहती हैं। वे उनके साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करते हैं। एक हमारे पापा हैं जिनके सामने खड़े होने में भी झिझक होती है। तुम भी उनसे खुलकर बात करके अपनी गलतफहमी दूर कर सकती हो। पता नहीं उनसे बात करने में बीच में संस्कारों की अदृश्य दीवार क्यों खड़ी हो जाती है। तुम एक बार कोशिश करके तो देखो। ना बाबा ना, उनसे बात करने बैठेंगे तो वे हमें ढेर सारे उपदेश सुनाने लगेंगे। ऐसा नहीं कहते बेटा, तुम्हारे पापा तो संत पुरुष हैं। ये बात अपनी जगह ठीक है, पर इतनी बड़ी पोस्ट में होते हुए भी पापा का आचरण हमें पसंद नहीं आता। वे आज भी पुराने ज़माने के पंडित पुरोहित जैसे लगते हैं। इससे तुम्हारा क्या बिगड़ जाता है? वे तुम्हारे लिए तो कोई कसर नहीं करते। तुम जिस चीज़ की मांग करती हो वे तुरंत पूरी कर देते हैं। बदले में वो बस इतना चाहते हैं कि हमारे घर की बेटी थोड़ी संस्कारवान होनी चाहिए। मेरे संस्कारों में कहाँ कमी है मम्मी? मैं आज के ज़माने की आधुनिक लड़की हूँ, लेकिन आप लोगों की खातिर हमने भी अपने आप को इन सब से काफ़ी हद तक दूर रखा हुआ है। आपने आजकल की लड़के लड़कियां नहीं देखी ना सही, पढ़ती सुनती तो रहती हूँ। मुझे तुमसे बस इतना ही कहना है कि पापा चाहते हैं तुम थोड़े से परिवार के संस्कारों को भी महत्व दो। सुबह जल्दी उठा करो, साफ सफाई रखा करो। तुम्हारा कमरा हर समय कितना बिखरा पड़ा रहता है। मैं सुबह जल्दी कैसे उठ सकती हूँ? मैं तो आधी रात तक पढ़ाई करती रहती हूँ मम्मी। तुम्हें जल्दी पढ़ने से कौन रोकता है? यहाँ तुम्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं है। तुम 10 बजे रात तक तो अपने दोस्तों के साथ बतियाती रहती हो। उसके बाद कोई खाक पढ़ाई करता है क्या? मम्मी, आप सब सो जाते हैं, मैं तो उसके बाद ही आराम से पढ़ाई करती हूँ। दिशा, ये तुम्हारी समस्या है, हमारी नहीं। हमारी प्रॉब्लम है तो हम उसे अपने हिसाब से हल कर सकते हैं मम्मा। हर साल क्लास में टॉप करती हूँ, बगैर पढ़े तो नंबर नहीं आते होंगे। मुझे मेरे हिसाब से पढ़ने दो प्लीज़। जल्दी उठकर करना क्या है? जब ससुराल जाएगी तब क्या करेगी? देखना, तब तुम्हें मेरी बात ज़रूर याद आएगी। तब की तब देखी जाएगी। वैसी आपको और पापा को छोड़कर सबको पता है आजकल कोई भी युवा सुबह जल्दी नहीं उठता। इसी के कारण तो हमारे संस्कारों का ह्रास हो रहा है। आए दिन मम्मी और दिशा में इसी बात को लेकर बहस हो जाती। मम्मी पापा चाहते थे कि लड़की अच्छे संस्कारों को लेकर ससुराल जाए। दिशा यह सब सुनने को बिल्कुल तैयार न थी। समय गुजर रहा था। दिशा ने अच्छे नंबरों के साथ प्रथम श्रेणी में MSc कर ली थी और वह नेट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इसके बाद ही वो किसी डिग्री कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर बन सकती थी। पंडित जी के सीधे सरल स्वभाव को देखते हुए दिशा के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं थी। सुंदर प्रतिष्ठित
परिवार की कन्या को अपनाने के लिए हर कोई तैयार था। सबके दिमाग में एक ही छवि थी कि बच्चों में उनके कुछ तो गुण अवश्य आए होंगे। इन सब को देखते हुए एक बहुत अच्छे परिवार से दिशा का रिश्ता तय हो गया था। लड़का पीसीएस अधिकारी था। इस रिश्ते से सब खुश थे। दिशा को भी अव्यक्त जोशी बहुत अच्छा लगा था। पंडित जी ने खुद पोथी देखकर अच्छा लगन चुनकर लड़की के हाथ पीले करने का दिन निश्चित कर दिया था। पंडित जी को एक ही चिंता थी कि ससुराल जाकर लड़की कहीं उनकी प्रतिष्ठा धूल में न मिला दे। उन्हें बेटी में संस्कारों की कमी साफ दिखाई दे रही थी। उनके बार बार कहने पर रीमा ने पंडित जी को आश्वासन दिया कि वो दिशा को फिर से समझाने का पूरा प्रयास करेगी। उसे जब भी मौका मिलता वो बेटी को समझाने से न चूकती थी। दिशा को भी मम्मी के उपदेशों की आदत सी हो गई थी। उस पर उनकी बातों का कोई असर न पड़ता। उसे जो करना होता वो करके ही रहती। समय बहुत तेजी से उड़ रहा था। शादी से एक हफ्ते पहले घर पर मेहमान भी आने लगे थे। उनके गांव से सभी रिश्तेदार आए हुए थे। इन दिनों सुबह से ही घर में खूब चहल पहल हो जाती। इतने पर भी दिशा ने अपनी दिनचर्या नहीं बदली थी। उसे देर से उठता देख रमा चाची बोली, दीदी, दिशा दुल्हन बनकर दूसरे के घर जाएगी तो क्या वहाँ पर ऐसे ही दिन चढ़े तक सोती रहेगी? दिन भर भाग दौड़ करके थक जाती है। कुछ देर सो लेने दे। मायका मायका ही होता है। ससुराल जाकर अपने आप ये सब आदतें छूट जाती हैं, रीमा ने कहा। शादी का दिन आने तक भी दिशा की दिनचर्या में कोई भी परिवर्तन नहीं आया था। वो सुबह देर तक सोती, अपने हिसाब से दिन भर के काम निपटाती थी। निर्धारित समय पर लगन अनुसार सुबह मंगल स्नान के साथ विवाह कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई। पंडित जी का आज व्रत था। बेटी की विदाई तक वे अन्न का दाना भी मुंह में नहीं रख सकते थे। देर रात तक शादी के कार्यक्रम चलते रहे। पंडित जी ने सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी कर रखी थी। विवाह स्थल की सजावट, बारातियों का स्वागत से लेकर भोजन तक सब इंतजाम अपने आप में बेजोड़ था। कहीं कोई कसर नहीं थी। पंडित जी ने अपने सभी रिश्तेदारों और परिचितों को विवाह समारोह में सपरिवार आमंत्रित किया था, जिससे किसी को भी शिकायत का मौका ना मिले। रीमा, वेदांत और नज़दीकी रिश्तेदार सब मेहमानों के आओ भगत में लगे हुए थे। पंडित जी भी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे, पर इतना सब होने पर भी वे पुरोहित जी के साथ हर जगह पर खुद खड़े होकर एक एक रस्म को पूरे विधि विधान से निभा रहे थे। वो इनमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। वे और कुल पुरोहित दोनों मिलकर साथ साथ मंत्रोच्चारण कर रहे थे। ये सब देखकर हर एक का दिल द्रवित हो रहा था। लड़की के पिता होने के साथ साथ उन्होंने पुरोहित का जिम्मा भी अपने ऊपर ले रखा था। भले ही पुरोहित जी से कोई चूक हो जाए, पर पंडित जी एकदम सचेत थे। देर रात तक फेरे संपन्न हुए। सुबह गायदान की रस्म के बाद दिशा की विदाई की तैयारी शुरू हो गई थी। यह वो समय होता है जब कोई कितना भी कठोर दिल इंसान क्यों न हो, वो अपने जज्बात काबू में न रखकर पिघल जाता है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाता है। पंडित जी को अपने बच्चों से बहुत लगाव था। भले ही एक ही घर पर रहते हुए उनके संस्कारों में जमीन आसमान का अंतर था, पर विदाई के समय दिशा सबसे लिपट लिपट कर रो रही थी।
भाई वेदांत भी एक ओर खड़े होकर अपने आंसू पोंछ रहे थे। आंखों में आंसू भरे दिशा मम्मी से लिपटने के बाद थोड़ा दूर खड़ी थी और पिता के गले लगने में थोड़ा झिझक रही थी। संस्कारों के वशीभूत होकर वो कभी उनसे लिपटने का साहस नहीं कर सकी थी। उसका बहुत मन करता था कि वह भी अपनी सहेलियों की तरह अपने पापा से ढेर सारी बातें करे और उनसे लिपटकर और उनका प्यार पाए, लेकिन पापा का व्यक्तित्व ऐसा था कि वो कभी इतना साहस न कर सकी। वही झिझक उसे इस समय भी हो रही थी। आंखों में आंसू भरे विदाई के समय पंडित जी अपने समधी को ढूंढ रहे थे। सामने दिशा के पास जैसे ही वे नजर आए, उन्होंने बड़े कातर भाव से उनके हाथ पकड़ लिए और बोले, अपने बच्चों को संस्कार देने में मैंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहा था, पर क्या करूं, नए ज़माने की हवा ही ऐसी है, उसके प्रभाव से कोई कैसे बच सकता है। मेरी बेटी भी इसका अपवाद नहीं, उसमें भी आप सबको कुछ कमियां दिखाई देंगी। इसे मेरी कमज़ोरी समझकर उसे माफ़ कर देना। ये ना समझना कि मैंने अपना सिर का बोझ आपको सौंप दिया है। वो मुझे बहुत अजीज़ है। आज उसका विवाह आपके सुपुत्र अव्यत के साथ करके मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ। इतना कहते हुए उनकी आंखें छलक आई। ऐसा कहकर हमें शर्मिंदा ना करें, हम तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। आप निश्चिंत रहें, आपकी बेटी अब हमारी बेटी है। आपने ये कहकर मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। अपने कलेजे का टुकड़ा आपको सौंप रहा हूँ, इसका ख्याल रखना। आंखों से आंसू पोंछते हुए पंडित जी ने कहा। दिशा यह सब सुन रही थी। अब उससे ना रहा गया और वो अपनी सारी झिझक छोड़कर पापा के गले लिपट गई। आंसुओं की बौछार में वो कुछ कह नहीं पा रही थी। वो मन ही मन बुदबुदाती, पापा मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको समझ नहीं पाई। सच में आप बाहर से ही नहीं अंदर से भी संत हैं। वो कितनी मूर्ख थी जो हमेशा उनसे दुनियादारी की अपेक्षा रखती थी। हिचकियां के बीच में उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई थी। वो बहुत देर तक पापा के गले से लिपटकर रोती रही। पंडित जी भी उसे प्यार से सहला रहे थे। आज पिता और बेटी के बीच की झिझक की दीवार ढह गई थी। बेटी को हल्के से अपने से अलग कर उन्होंने उसे कार में बिठाया और आशीष देकर बोले, सदा सुखी रहना। इसके साथ ही दिशा को लेकर कार आगे बढ़ गई। उसके ज़हन में अभी तक पापा के कहते शब्द ही गूंज रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छे से विधि विधान से निपट गया था। बेटी की विदाई के साथ घर सूना हो गया था। पंडित जी के दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उन्हें इस बात का सुकून था कि उन्होंने बच्चों को अपने संस्कार न दे सकने की बात दिशा के ससुराल वालों से छुपाई नहीं थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।